हेलो एवरीवन। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इस वीडियो में परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज में हमने पढ़ा था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, व चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इन ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ कि ये ऋणावेशित कण, धनावेशित कण और उदासीन कण परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित हैं। और क्योंकि हमें पता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो सेकंड चीज वैज्ञानिकों के माइंड में यह भी आई कि ये धनावेशित प्रोटॉन व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो परमाणु मॉडल का आधार सबसे महत्वपूर्ण इस तथ्य पर था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं और सेकंड ये किस प्रकार एक दूसरे को बैलेंस करके परमाणु को विद्युत उदासीन बनाए रखते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं परमाणु मॉडल में नंबर 1 थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल या परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला है। गोला जैसा कि आप समझ रहे हो कि जैसे मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं कि मान लो ये गेंद है, इसकी संरचना कैसी है? गोलाकार। आप ये नहीं समझ रहे गोलाकार का मतलब ये गोल घेरा, गोल घेरा नहीं, गोलाकार का मतलब है जैसे ये गेंद है, ये पूरी क्या है? गोलाकार। तो जे थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं कि धनावेश व ऋणावेश बराबर हो जाए। जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। देखो जे थॉमसन के अनुसार क्या है? थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला होता है। जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं कि धनावेश व ऋणावेश यानी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। सेकंड, इस परमाणु मॉडल को
इस मॉडल को, एक नाम तो क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल अर्थात तरबूज मॉडल भी कहते हैं। देखो, अगर हम थॉमसन के परमाणु मॉडल की स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बन जाएगी। ये हमने ले लिया पूरा का परमाणु, सॉरी पूरा का पूरा एक परमाणु, और इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित हैं कि धनावेश व ऋणावेश बराबर हो जाए। मैंने आपको गेंद का उदाहरण लेके बताया है कि ये गोलाकार होता है, इसको आपको गोल ही समझना है, ऐसा नहीं बोर्ड पर मैं बना रहा हूँ, बोर्ड पर 3D बनाना संभव नहीं है कि सर आप तो यहाँ वर्ताकार बना रहे, तो वर्ताकार माइंड में नहीं रखना है। ये क्या है, ये है धनावेशित गोला जो परमाणु है। और ये जो मैंने ब्लू रंग से बनाए हैं, ये क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। तो ये जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, जिसमें संपूर्ण परमाणु जो है, ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, इनके अलावा सारा जो भाग है वो धनावेशित है। अर्थात संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें धनायन व ऋणायन समान रूप से फैले होते हैं, ताकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन हो जाए। जे थॉमसन के मॉडल की सबसे खास बात यह थी कि इसमें धनायन व ऋणायन की मात्राएं बराबर है, अर्थात परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। अब देखो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग का मतलब होता है इलायची वाले लड्डू। कुछ लड्डू ऐसे भी आते हैं जिसमें जगह जगह इलायची लगी होती है, तो संपूर्ण लड्डू को, पूरा जो लड्डू है उसको हम मान सकते हैं धनावेशित गोला, और उसमें जहां जहां इलायची के दाने हैं उसको हम क्या मान सकते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तरबूज तो हम सब खाते हैं, उसको जैसे ही काटते हैं अंदर उसमें तरबूज के बीज आते हैं और लाल तरबूज का पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं। तो संपूर्ण तरबूज को हम धनावेशित गोला मान सकते हैं, और उसके अंदर तरबूज के बीज इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो तरबूज परमाणु मॉडल है, हम कह रहे हैं कि इसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार संपूर्ण परमाणु धनावेशित गोला है, तो तरबूज को मान लो पूरा धनावेशित गोला, और उसमें जो तरबूज के बीज हैं वो क्या है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल ने आगे जितने भी तथ्य आए उन सभी तथ्यों को ये स्पष्ट करने में असक्षम रहा, इसीलिए ये मॉडल अपने ज्यादा काम में नहीं आए। लेकिन थॉमसन ही वह पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु का मॉडल प्रतिपादित किया था, दिया था। अब हम आज इस वीडियो का सेकंड टॉपिक लेने जा रहे हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, मॉडल को हम नमूना भी कहते हैं। जैसे मान लो हम एक तो कह रहे हैं कि जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, लेकिन कई शॉप्स पर घरों में भी हम ताजमहल की हूबहू कॉपी अपने घरों में रखते हैं। तो वो क्या हो गया, ताजमहल का मॉडल। ताजमहल तो नहीं है, ताजमहल देखने के लिए आगरा जाना पड़ेगा, लेकिन अपने पास जो छोटी सी स्टेच्यू है वो हूबहू कैसी है,
आगरे के ताजमहल जैसे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ताजमहल का मॉडल। इसी प्रकार हम यहाँ पर जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो परमाणु के हूबहू मॉडल हम यहाँ बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है परमाणु बहुत छोटा होता है, जैसा कि हम बोर्ड पर बनाते हैं इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा होता है कि सीधे आंखों से देखना संभव नहीं होता। इसीलिए हम परमाणु के मॉडल की बात करते हैं, ये दिखने में कैसा है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, जिसको हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल थॉमसन के परमाणु मॉडल को लेकर स्टार्ट हुआ था कि जैसा जे थॉमसन ने कहा वैसा अगर है तो रिजल्ट कुछ ऐसे आने चाहिए। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को देना स्टार्ट किया, परीक्षण किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो वो देखता है कि जैसा थॉमसन ने बताया वैसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें अलग हैं, खूब सारी चीजें अलग हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए जो प्रयोग किया था उसमें उसने क्या क्या काम लिया। उसने नंबर 1 लिया एल्फा कण का स्रोत। एल्फा कण के स्रोत के रूप में उसने काम में लिया रेडियम, और फिर उसने काम में लिया लेड की स्लिट, जिसमें छोटा सा छेद है, उसमें से एल्फा कण बाहर जाएंगे। और उसने 100 नैनोमीटर की सोने की पन्नी ली। पन्नी का मतलब क्या है, कोई कागज सोने से रहा, सोने को इतना ज्यादा पतला कर दिया गया कि उसका आकार 100 नैनोमीटर के बराबर हो गया, अर्थात कागज जैसा हो गया, जिसको हम सोने की पन्नी बोलते हैं। फिर उसने एक वर्ताकार स्फुरदीप्ति पर्दा लिया, जिसके ऊपर स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेपन है, और वो इसलिए काम में लिया ताकि अगर एल्फा कण जाकर उस पर टकराएंगे तो वहां पर चमक उत्पन्न होगी, अर्थात पता चल जाएगा का एल्फा कण आ रहे। अब देखो उसके एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है उसकी बात करें, तो उसने एक तो काम में लिया एल्फा कण का स्रोत। ये क्या है, एल्फा कण का स्रोत। और एल्फा कण के स्रोत के रूप में उसने काम में क्या लिया, रेडियम। तो हम यहां लिख देते हैं आर। आगे उसने ली लेड की स्लिट। हम एक लाइन खींच देते हैं ताकि स्लिट बनाने में इजी रहेगा। यहां उसने क्या ले ली, लेड की स्लिट। ये हो गई लेड स्लिट। और आगे उसने क्या काम में लिया, आगे उसने काम में ली सोने की पन्नी। तो आगे भेज देते हैं हम, यहां बना देते हैं सोने की पन्नी। ये और इसके चारों तरफ उसने क्या काम में लिया, वर्ताकार स्फुरदीप्ति पर्दा। तो पर्दे को भी बना देते हैं। अब जैसे जैसे आगे क्लास में जाओगे, अभी तो आपके पास 11 केमिस्ट्री है, बायो भी होगी या मैथ्स है, जैसे जैसे आप आगे रनिंग करोगे वैसे वैसे आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे आपको बिना पेंसिल के ही डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा डायरेक्ट पेन से। तो इसको भेज देते हैं आगे। ये क्या है, ये है स्फुरदीप्ति पर्दा। और ये क्या है, ये है सोने की पन्नी। 100 mm की है ये, सॉरी nm, नैनोमीटर। और ये क्या आ रहे हैं, एल्फा कण है। अब देखो एल्फा कण जो है ये धनावेशित कण है, और इनकी इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि जैसा जैसे थॉमसन ने बताया कि संपूर्ण परमाणु धनावेशित गोला है, इसमें धनावेश पूरे परमाणु पर फैला हुआ है।
तो एल्फा कण में इतनी एनर्जी होती है कि वह इस धनावेशित गोले को भी पार कर जाता है। लेकिन अगर संपूर्ण परमाणु पर धनावेश वितरित है तो आने वाले एल्फा कण का वेग कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखो, जैसे ही रेडियम से एल्फा कण का उत्सर्जन हुआ, आगे हमने काम में लिया है, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं क्या क्या हो रहा है। रेडियम को एल्फा कण के स्रोत के रूप में काम में लिया, इसमें छोटा सा छेद है जहां से एल्फा कण निकल रहे हैं। अब आगे हमने काम में लिया है लेड स्लिट। ये लेड स्लिट लेने का फायदा ये है कि इसमें छोटा सा छेद है, जैसा मैंने डायग्राम बताया वैसा नहीं है। मान लो ये पेन है, इसमें मैं इस सिरे से इस सिरे आर पार एक छेद कर दूं, वैसा छेद है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि टुकड़ों में टूटा हुआ है, टूटा हुआ संभव ही नहीं। लेड स्लिट लेने का यह फायदा है कि जो एल्फा कण आ रहा है वो सीधा उस एक ही छेद से निकलेगा, अन्य दिशाओं से नहीं निकलेगा। अन्य दिशाओं से निकलने का प्रयास करेगा तो लेड इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एल्फा कण सीधा इस स्लिट के छेद से बाहर आ रहा है और सीधा जाकर कहां टकरा रहा है, सोने की पन्नी पर। अब यदि संपूर्ण धनावेश पूरे परमाणु पर वितरित है तो आने वाले एल्फा कण का वेग कम होना चाहिए, लेकिन वेग कम नहीं होता। ये जितनी स्पीड से आया है उतनी ही स्पीड से सोने की पन्नी को पार करते हुए पीछे लगे स्फुरदीप्ति पदार्थ यानी स्फुरदीप्ति पर्दे पर टकराता है और यहाँ क्या उत्पन्न हो जाती है, चमक। अधिकांश जो एल्फा कण है वो सीधे आकर यही टकराते हैं, तो अधिकांश एल्फा कण यहां टकराए। कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए, आए सोने की पन्नी से टकराए और वो थोड़ा सा इधर चला गए, कुछ इधर चले गए, कुछ में थोड़ा सा विकसित हुआ, लेकिन अधिकांश एल्फा कण सीधे आ गए। अगर लाइन दिख नहीं रही है मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, याद समझ लो नहीं। अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ एक अपने मार्ग से विचलित हुए। और लगभग 20,000 में से एक एल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आए। इसको समझने के लिए देखो, अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हुए और 20,000 में से एक एल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आए। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं परमाणु का छोटा सा, जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। सोने में एक ही परमाणु नहीं होते, पन्नी में, सोने की पन्नी में खूब परमाणु है, लेकिन हम इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो, अधिकांश एल्फा कण आया गए, ये भी आया, ये भी गए, ये भी आया, ये भी गए। ऐसे ही एल्फा कण आया गया, एल्फा कण आया सीधा गया, एल्फा कण आया सीधा चला गया। तो अधिकांश एल्फा कण आए गए सीधे निकल गए। ऐसा हम बता सकते हैं कि कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से भटके, यदि उनमें थोड़ा सा विक्षेपण हुआ, ये भी आया नाभिक के पास गया, इसके में भी क्या हो गया, विक्षेपण हुआ। ऐसे ही एल्फा कण आया, नाभिक के पास गया, इसके मार्ग में थोड़ा सा विक्षेपण हुआ, और नजदीक आया तो विक्षेपण ज्यादा। लेकिन लगभग 20,000 में से एक एल्फा कण जिस रास्ते से आया, इस रास्ते से वो आया, उसी रास्ते से पुनः लौट आए। तो कुछ इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो हम यहां बात कर रहे हैं रदरफोर्ड ने क्या देखा। सबसे पहले उसने एल्फा कण का उत्सर्जन, या यूं कह सकते हैं एल्फा कण के स्रोत से उसने एल्फा कणों की सोने की पन्नी पर बौछार की। क्या किया, क्या देखा? तो सबसे पहले हम बात करें प्रयोग, एक एक करके बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की। बौछार का मतलब है हाई स्पीड से
अधिक वेग से अल्फा कण को सोने की पन्नी पर डाला। अब वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल रहे हैं और इस उर्दीप्ती पदार्थ से टकराकर वहां चमक उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन होते हैं कि क्या देखा, क्या किया, उसको बोलते हैं प्रयोग। फिर क्या देखा गया उसको बोलते हैं प्रेक्षण। तो पहला प्रेक्षण ये रहा कि अधिकांश यानी मैक्सिमम अल्फा कण सीधे निकल गए या सीधे निकल जाते हैं। देख ले, कुछ उनमें से कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। सेकंड, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर जिस रास्ते से गया पुणे लौट आया। यानी उसका विक्षेपण 180 डिग्री हुआ। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ के मार्ग में विक्षेपण हुआ, अपने मार्ग से विचलित हुए। लेकिन 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वो पुणे लौट आया। ये तो उसने देखा प्रेक्षण। अब निष्कर्ष क्या निकाला, परिणाम क्या निकाला? पहला रिजल्ट ये निकला क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसीलिए परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खोखला होता है। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग मैक्सिमम रिक्त होता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सेकंड, अब देखो, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए। मार्ग से विचलित होने का मतलब क्या है कि वे किसी धनावेश भाग के पास से गुजरे। अल्फा कण पर धनावेश होता है जैसा कि मैंने बताया। तो जैसे ही मान लो ये मार्कर है, यहाँ पर धनावेश है, ब्लू वाला भाग मान लो जितना मैंने बार दिखा रखा है, ये धनावेश है। अल्फा कण भी धनावेश है। तो जैसे ही अल्फा कण इस धनावेश भाग के पास से गुजरे तो धनावेश और धनावेश के मध्य प्रतिकर्षण हुआ, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गए, विक्षेपित हो गए। तो क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है, इसीलिए जैसे ही कुछ अल्फा कण उसके पास से गुजरे तो प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से विचलित हो गए। हमने विचलन दिखाया। सेकंड, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुणे लौट आया। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर वो पुणे लौट आया। इसका मतलब जहां जाके वो टकराया वहां पर परमाणु का संपूर्ण धनावेश है, इसीलिए धनावेश और धनावेश के मध्य इतना प्रतिकर्षण हुआ कि अल्फा कण जाके भिड़ते ही वापस अपने मार्ग पर लौट आया। तो दूसरा रिजल्ट ये निकला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में जितना भी है वो सारा का सारा केंद्रित होता है।
जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहते हैं। ये नाभिक नाम रदरफोर्ड ने दिया था। फिर थर्ड, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो नाभिक के आकार या नाभिक का कर लेते हैं का आकार, ये लगभग होता है 10 की घात -15 मीटर। और परमाणु का जो आकार है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु नाभिक की तुलना में 10 की घात 5 गुना बड़ा है। यदि हम नाभिक को, जैसा मैंने आपको बताया, क्रिकेट की गेंद जितना माने, सपोज करो ये नाभिक है, तो परमाणु 10 की घात 5 त्रिज्या का एक बड़ा गोला होगा। समझ सकते हैं आप कि परमाणु नाभिक की तुलना में कितना बड़ा है या नाभिक परमाणु की तुलना में कितना छोटा है, लगभग नगण्य है। यदि हम नाभिक को क्रिकेट की बॉल माने तो इसकी तुलना में जो परमाणु है वो 10 की घात 5 गुना बड़ा है, यानी जो परमाणु है उसकी त्रिज्या 10 की घात 5 गुना नाभिक की तुलना में बड़ी। इसको अगर हम समझें तो इस प्रकार समझ लें कि अगर मुझे ये क्रिकेट की गेंद दी जाए और कहा जाए कि सामने वाली दीवार पर मारना है, मैं आंख बंद करके भी फेंकूंगा तो दीवार पर जाके लगेगा। लेकिन सामने दीवार पर एक लोहे का तार बांध दिया गया है और अब मुझे कहा जाए कि उस लोहे के तार पर आप मारो, तो मैं कितने ही प्रयास करूंगा कि तब जाकर उस लोहे के तार पर गेंद लगेगी। ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है इसीलिए जो अल्फा कण डाले गए वो सीधे निकल गए, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है। और जब 20,000 अल्फा कण गए उसमें से एक सीधा सेंटर पर गया और वहां पर टकराकर उन्हें लौट आए। तो ये तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल से परिणाम निकाले। यदि हम बात करें कि उसने अपना मॉडल कैसा दिया था, तो अब हम परीक्षण और परिणाम के बाद बात कर रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 2, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नंबर 3, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सूर्य के चारों ओर उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। नंबर 2, मैंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग या परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र में है जिसे नाभिक नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड मिरेज कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड के अनुसार देखो कुछ पॉइंट हम रिजल्ट वाले वापस लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं है कि ये पॉइंट लिखा दिया वापस लिखवा दिया, ये उसके फ्रैक्शन थे, ये रिजल्ट था और रिजल्ट के बाद उसने अपना मॉडल दिया। ऐसा मॉडल दे नहीं सकते। तो नंबर 1, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में स्थित होता है।
जिसे रदरफोर्ड ने मेंशन कर लेते हैं। अब देखो, मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को बोर्ड पर रिटर्न करके समझा रहा हूँ, तो आप भी कॉपी और पेन लेके साथ साथ में लिखते जाएं, ताकि जब आप वीडियो पूरा देख लें तो उसके बाद आपको रिवीजन करने के काम में आ जाए। रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिसे कक्षा कहा गया। इसको क्या नाम दिया? कक्ष। नंबर थर्ड, अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है और नाभिक पर धनावेश होता है, दोनों के मध्य आकर्षण होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चला जाना चाहिए, नाभिक और इलेक्ट्रॉन दोनों एक हो जाने चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ क्यों नहीं जाता, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कहा, इलेक्ट्रॉन व नाभिक परस्पर किस विद्युत बल द्वारा बंधे होते हैं। इनके मध्य इसके विद्युत बल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं जाता। अब ये तो हमने बात कर ली कि रदरफोर्ड ने ये परीक्षण किए, ये परिणाम दिया और ये दिए उसने अपना मॉडल के पॉइंट। अब सवाल ये आता है कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो पूरा सही नहीं था, उसमें भी कुछ दोष थे। तो हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। रदरफोर्ड के मॉडल को हम सौर मंडल की तरह मान सकते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार यदि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो क्या हो रहा है, जैसे मान लो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, फिर वो यहां आ गया, तो लगातार चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित हो रही है। दिशा में परिवर्तन के कारण उसका वेग परिवर्तित होगा, अर्थात वेग में परिवर्तन का सीधा सा मतलब होगा कि त्वरण बदल रहा है। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार लगातार गति करता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उसका पथ छोटा होता जाएगा। इस प्रकार वर्तुल गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेकंड, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करने पर स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। और थर्ड, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। तो लिख लेते हैं एक करके, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। कि किस प्रकार परमाणु स्टेबल है।
नंबर 2, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर गति करता इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। परिणाम स्वरूप वृत्तुल गति, अयन गति भी बोलते हैं इसको, वृत्तुल गति करता इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में चला गया तो परमाणु का अस्तित्व संकट में, परमाणु नहीं होता, जबकि होता है। देखो, ये मान लो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। पहले उसका पथ ये था, उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, पथ और छोटा हो गया। लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, पथ छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। एक समय के बाद ये नाभिक में समा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थर्ड, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करता है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू सतत होने चाहिए। जबकि आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। ये रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां थी, और आज का अपना जो वीडियो है जिसमें हमने नंबर 1 जे जे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा कंप्लीट होता है, इसको हम एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु एक धनावेशित गोला है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार वितरित रहते हैं कि धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल, इलायची वाले लड्डू और तरबूज मॉडल भी कहते हैं। सेकंड, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने रेडियम के एल्फा कण का स्रोत का उपयोग करते हुए, अर्थात रेडियम को एल्फा कण के स्रोत के रूप में उपयोग किया, और उसने सोने की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की। वो देखता है अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ एल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं, और 20,000 में से एक एल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आया। अर्थात नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, खोखला होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक नाम दिया, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में 10⁵ गुना छोटा होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य स्थिर विद्युत बल या बंध। इलेक्ट्रॉन और नाभिक परस्पर स्थिर विद्युत बंध द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। इस मॉडल की कमी यह है, ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, और
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन यदि लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वर्तुल गति करता इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करता है तो स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होने चाहिए, जबकि हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होते हैं, अर्थात रदरफोर्ड ने जो बताया वैसा कुछ नहीं होता है। ये 3 कमियां हैं। पूरा का पूरा मॉडल गलत नहीं है, ये 3 ही कमियां हैं, ये आप ध्यान में रखें। हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।